हमें जाहिद दिखाया जाता है और वो ड्यूक का घर था। तो उसकी आंट कहती है तुम यहाँ पे आराम से लेट सकते हो और यहाँ पे बिल्कुल टफ एक्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें सेटअप करने में ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। आखिर तुम इसे मुझसे छुपा के नहीं सकते। और उसकी आंट का नाम था एलिजाबेथ। तो वो कहता है आखिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तो उसकी आंट कहती है ताकि एक बार फिर से तुम्हारी फियांस को डिसाइड कर सकूं। तो वो कहता है क्या आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? लेकिन तभी उसको चक्कर आते हैं और वो नीचे गिरने लगता है। तो वो तो बहुत ज्यादा तकलीफ में था। तो उसकी आंट कहती है देखा, जिस वक्त सबको पता चला कि तुम्हारी 4th एंगेजमेंट वो टूट चुकी है और न्यूज़पेपर में ये खबर छपी तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मैरिज प्रपोजल आने लगे। देखा तुम कितना ज्यादा पॉपुलर हो, हैंडसम नेफ्यू। और तब उसका चेहरा पकड़ती है और कहती है और तुम्हारी डियर आंट तुम्हारे लिए एक अच्छा मैच चूज करेगी, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और इस बार दोबारा से एक और एंगेजमेंट न तोड़ देना। और वो तो उसका मुंह बहुत ज्यादा जोर से पकड़े हुए थी। तो हमारा जाहिद उसकी तरफ देखता है और वो सोचता है मेरी फैमिली का एक रूल है कि एक माइनर की एंगेजमेंट कोई भी फैमिली का हेड चूज कर सकता है। तो इमरजेंसी के तौर पर इस फाइनेंस की पोजीशन के लिए कोई भी इसको चूज कर सकता है। और मेरे लिए मेरी आंट ने कोई ऐसी चूज की है जो खुद पहले शादीशुदा थी या उनके बच्चे थे और वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन अगर यही रहा तो मैं जल्द ही अपना दिमाग खराब कर लूंगा और मेरे एडल्ट बनने से पहले मैं मर चुका हूँगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उन औरतों में से ही किसी के बेटे को मेरी आंट वो अगला हेड बना देगी और उसकी वजह से मेरी आंट चाहती है कि मैं किसी के साथ एंगेजमेंट कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। और शायद इसीलिए उन्होंने एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बहुत ज़्यादा पेनल्टी फी रखी है कि अगर मैंने एंगेजमेंट तोड़ी तो मुझे वो पेनल्टी फी भरनी पड़ेगी। लेकिन मैं 4 बार की तोड़ चुका हूँ, फिर भी वो बात नहीं आ रही। और चाहे मैं एंगेज हूँ या ना हूँ, वो मेरी फैमिली को हत्याना चाहती है। तो तभी वो उसके हाथ को नीचे झटकता है। वो कहता है 1 2 3 4 5 चाहे जितनी बार मर्जी मुझे एंगेजमेंट तोड़नी पड़े तो मैं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कभी भी मेरी फैमिली और मेरा ड्यूकडम आपके हवाले करूं। और चाहे मैं इस फैमिली का आखिरी हेड ही क्यों ना बचूं, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। तो तब उसकी आंट कहती है अच्छा तो चलो देखते हैं आखिर तक कौन बचता है, क्योंकि तुम पहले ही सब कुछ खो चुके हो और अगली सीनेट मीटिंग में तुम्हारी नेक्स्ट फियांसे भी डिसाइड कर ली जाएगी। और वो उसको उसके बालों से पकड़ती है। वो कहती है और वैसे भी तुम्हें खुद से कोई पसंद नहीं है ना, और अगर ऐसा हुआ भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम भी बिल्कुल अपने फादर की तरह जिद्दी हो। और तब उसको नीचे फेंक देती है। तो जाहिद जमीन पे लेटा हुआ था। तो वो जाते हुए कहती है अगर तुम मेरे सामने झुको और मुझसे माफी मांगो तो क्या पता मैं तुमसे अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दूं। और हमारा हीरो सोचता है नहीं, अगर मुझे यही करना पड़ा तो इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। और डेफिनेटली फैमिली ये तो बीस्ट की फैमिली है, यहाँ पे डिवाइन बीस्ट है और मेरा वुल्फ मुझे उसे अपने पास रखना ही होगा। लेकिन जैसे ही मेरी फियांसे मेरी कंसेंट के बिना डिसाइड हुई तो इसके लिए मुझे एक पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन मेरी आंट वो इकलौती नहीं है जो मुझे इस्तेमाल करना चाहती है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो अपने आप से नफरत हो रही है कि मैं इतना कमज़ोर कैसे हूँ, मैं तो चल भी नहीं सकता। और तब वो अपनी मॉम और डैड की पेंटिंग को देखता है और कहता है मदर फादर मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और वो वहाँ ज़मीन पर लेटा हुआ था। और उसके बाद सीन शुरू होता है और हमें हमारी रोज़ी दिखाई जाती है जिसके हाथ में अभी भी वो इन्वेल्प पकड़ा हुआ था। वो सोचती है मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था मैं कभी भी अपनी ग्रैंड चाइल्ड को ऐसे किसी मैरिज लाइफ में नहीं भेजूंगा, और उन्होंने यही बोला था। लेकिन ग्रैंडफादर डेफिनेटली चाहते हैं कि ड्यूक ऑफ डेफिनेंडल की फैमिली में हमारा कोई ना कोई रिलेशनशिप कायम हो जिसकी वजह से वो उनकी फैमिली के साथ इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। लेकिन डैमेज तो पहले ही हो चुका है और उसका भाई उसके साथ ही चल रहा था। तो वो सोचती है लेकिन अभी तक बहुत सारे मैरिज प्रपोजल आ चुके होंगे जाहिद को, तो अगली फियांसे चूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जाहिद जिसने अपने पेरेंट्स को एक एक्सीडेंट में खो दिया अब सिर्फ उसके पास उसकी आंट है और अब वो इतनी छोटी सी उम्र में हेड ऑफ फैमिली बन चुका है। लेकिन उसकी आंट उसके पास रियल पावर है और वही उसकी एंगेजमेंट करवाना चाहती है और मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, उसको सेव करना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं और बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा जाहिद, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, तुम्हें बस ज़रा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। लेकिन तब वो और उसका भाई आगे जा रहे थे तो तभी उनको आवाज आती है आखिर तुम वहां चुप करके क्यों खड़े हुए हो, तुम्हें पता नहीं चलता। और उसके दोनों कजन वहां पर थे और उसका कजन रोइस्टन वो उसके दूसरे कजन को डांट रहा था। वो कहता है सीरियसली मुझे यकीन नहीं होता, आखिर तुम वहां पे एक इडियट की तरह खड़े क्यों हो सकते हो, तुम तो बिल्कुल यूजलेस हो, तुम्हें पता है ना। तो हमारी यूलिन कहता है आखिर ये कौन है, और ये तो बहुत ज्यादा लाउड है। तो हमारी यूलिन कहती है ओ भाई आपको तो अभी तक ये भी नहीं पता, ग्रैंडफादर के 4 बच्चे थे, उनमें से सबसे पहले हमारी मॉम थी वालिया जिनके बच्चे हम दोनों हैं, और फिर पहले नंबर पर मुल्लोक था जिसका बेटा वो रोइस्टन है जो अभी इस वक्त चिल्ला रहा है, और फिर उनकी दूसरे नंबर वाली बेटी थी मोनिका जो कि हमारी आंट है, और फिर उनका एक और बेटा था जिसका नाम है फिलीड, और उसी का बेटा ये है जिसको ये डांट रहा है, और ये हमारी फैमिली का ट्री है।
और इस वक्त जो डांट खा रहा है वो फेलीट का बेटा है, और इस वक्त जो डांट रहा है वो हमारे सबसे बड़े अंकल का बेटा है, और ये सारे हमारे कजन हैं, और अभी तक मैं इसे खुद नहीं मिली लेकिन मुझे फिर भी पता है। तो यूलियन कहता है अच्छा तो ये सारे के सारे हमारे कजन हैं, मुझे तो अब पता चला। तभी रोस्टन वो अपने कजन पे चिल्ला रहा था। वो कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई, अब वो ड्यूक ऑफ डेफरेंडल के साथ प्रपोजल भेजेगी। उसको लगता क्या है कि हम लोग पीछे बैठ के बस देखे जाएंगे और वो बुच्चर उसकी बहन ग्रैंडपा के गुड ग्रेस में शामिल हो जाएंगी। तभी वो उस पर हाथ उठाता है। वो कहता है उसने वो स्लिंग शॉट मारा मेरे डैड को, लेकिन अगर तुम वहां पर होते ना उस अडल्ट की जगह तो मेरे ख्याल से तुम्हें लगना अच्छा होता। सीरियसली तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो बिल्कुल यूजलेस हो। और तब उसको टांग मारता है। लेकिन तब हमारी हीरोइन सोचती है ये तो उसको बिल्कुल बुली किया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसको बुली करे, और ये अभी कोई फाइट बाइक भी नहीं कर रहा। लेकिन यूलियन तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। तो अमन कहती है क्या भाई आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। तो उस वक्त तो वो अडल्ट बॉय था और उसकी मेंटल एज 17 साल की थी, और वो उसे किसी चीज का डर नहीं था, और उसके अंदर तो बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। तो अमन सोचती है अभी ये जाएगा रोशन का गला पकड़ेगा और उसको मारना शुरू कर देगा। वो कहती है नहीं भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो वो कहती है ब्रदर प्लीज यहाँ पे बैठे ना, और तब वो अपना इन्वेलप वहां पे रखती है। वो कहती है मैं सबको हैंडल खुद ही कर लूंगी। तो आवाज आने लगती है। तो हमारी यूरिन कहता है क्या। तो तब वो जल्दी से अपने कजन के सामने खड़ी होती है। वो कहती है आपको अगर अपना गुस्सा निकालना है तो किसी और पे निकालें, इस बच्चे के सामने ना निकालें, और वैसे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पठैतिक आप है, हम नहीं है। तो वो कहता है क्या तुम मेरे सामने क्यों आई हुई हो। तो हमारी उन कहती है तुम उसे हरास कर रहे हो। वो कहता है हरास तुम्हारा क्या मतलब है, हम सिर्फ खेल रहे थे, तुम बताओ ना। तो वो कहता है क्या। तो हमारी कहती है ये हरासमेंट ही है। तो रोस्टन कहता है बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो मजबूत है ना स्ट्रॉन्ग वही जिंदा रहता है, और ग्रैंडफादर भी यही सोचते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। और इथन तुम खुद बताओ क्या मैं तुम्हें बुली कर रहा था या हम सिर्फ खेल रहे थे। तो इथन कहता है अगर मैं कुछ भी कहूंगा तो तुम गुस्सा हो जाओगे है ना। तो मैंने सोचती है ये इस तरह बात क्यों कर रहा है, या तो इसे गुस्सा होना चाहिए या फिर डरना चाहिए, ये ऐसे बात क्यों कर रहा है जिससे बहुत ज्यादा नॉर्मल हो। तो तभी रोस्टन दोबारा से उस पर हाथ उठाने लगता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन हमारी हीरोइन फिर से उनके दरमियान आ जाती है। वो कहती है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम उस पर गुस्सा हुए बात करने के लिए तो। और वो कहती है वैसे भी तुमने ये नहीं कहा था कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वही जिंदा रह सकता है, तो तुम्हारा ख्याल मेरे भाई के बारे में क्या है। और उसका भाई तो बहुत ज्यादा गुस्से में वहां आ रहा था। तो वो कहता है क्या यूलियन, और वो तो बड़ा डर गया था। वो कहता है नहीं वो वहां से भागने लगता है। वो कहता है वैसे भी ज्यादातर चलेगा नहीं, तुम लोग को समझ आ गई है। तो तब वो वहां से भाग गया था। लेकिन यूलियन कहता है तुम किससे बात करो, मुझसे बात करो। लेकिन वो तो जल्दी से वहां से भाग गया था। वो कहता है नहीं मुझे इससे बात नहीं करनी, आखिर तुम लोग देखते जाओ तुम लोग के साथ होता क्या है, मैं यूलियन के साथ तो नहीं निपटने वाला, वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमारी सोचती है चलो अच्छा हुआ मेरे पास इतना जरा अमेजिंग भाई है। तो तब वो यूलियन को देखती है और वो सोचती है ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, हालांकि इसी वजह से सारे बच्चों में से यही सक्सेसर बना था। तो यूलियन सोचता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई किसी को बुली करने की। मानी सोचती है यूलियन नॉट तो मेरी साइड पे है। तो वो कहती है ईथन तो क्या ये भी मेरी भाई की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन वो ईथन को देखती है तो ईथन कहता है थैंक यू। तो मन कहते हैं क्या बस थैंक यू। वो कहता है हाँ बिल्कुल, वायलेंस का मतलब वायलेंस ही होता है, तो मैं उसका जवाब वायलेंस से देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये ठीक नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। तो तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। तो हमारी सोचती है सीरियसली ऐसे बात क्यों कर रहा है, कोई सही से बात क्यों नहीं कर रहा जैसे कोई रोबोट हो। तो वो कहती है डेफिनेटली ये नॉर्मल नहीं है। तो तब उसको देखती है। वो सोचती है लेकिन मुझे अच्छे से पता है इस बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि इस वक्त तो ये बिल्कुल एक वीक और नर्ड लग रहा है जो बुक्स में डूबा हुआ है। लेकिन ईथन वार्ड एक दिन ये तो पूरे एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट आर्चमेज बनने वाला है, और ये मेरा कजन ये तो बहुत ज्यादा मशहूर बनने वाला है। और फ्यूचर वाला ईथन तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। ओहो तो ईथन को भी अपनी साइड पे मिला लो ना, सारे बहन भाई इकट्ठे, अब बैंड बजा दो पूरी फैमिली की। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।